साथियों नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा पर बना हुआ प्रथम आयोग होता है। इससे पहले हमने समझा विश्वविद्यालय आयोग, जो कि उच्च शिक्षा पर बना हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा पहला शिक्षा आयोग था। फिर बाद में हम समझेंगे कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग जो कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में अपनी रिकमेंडेशन देता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तो आयोग की स्थापना की गई, लेकिन उससे पहले आवश्यक ये था कि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को उठाने से पहले माध्यमिक शिक्षा जो हो उसका स्तर ऊंचा होना चाहिए, तब जाके विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने ताराचंद समिति का गठन किया। ताराचंद समिति का गठन जो हुआ माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए 1948 ईस्वी में ताराचंद समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा समीक्षा के लिए इस बारे में सोचा, और तब जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो रिपोर्ट जो सौंपी इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी ताराचंद समिति ने, वो रिपोर्ट सौंपी 1949 को। इसकी स्थापना कब की गई? 1948 में, ताराचंद समिति, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए। इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, जैसे मैं आपको बताऊं तो जूनियर बेसिक 5 वर्ष का और सीनियर बेसिक जो हो 3 वर्ष का हो, और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो, ये इस आयोग की रिकमेंडेशन थी। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। जूनियर बेसिक में जो मातृभाषा का यूज हो, और सीनियर बेसिक में मातृभाषा प्लस हिंदी यूज में ली जाए, और बाह्य परीक्षाएं जो हो माध्यमिक के बाद हो। ये ताराचंद समिति ने अपने सुझाव में रिपोर्ट दी। विश्वविद्यालय प्रवेश जो हो माध्यमिक का जो परिणाम आ जाए उसके आधार पर प्रवेश परीक्षा के बाद ये विश्वविद्यालय में प्रवेश हो, ऐसा ताराचंद समिति की जो रिकमेंडेशन थी वो थी। अब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इसका सुझावों का, जो ताराचंद समिति थी उसके सुझावों का अच्छे तरीके से अध्ययन किया, तो फिर उनको ये लगा इनके जो सुझाव हैं अधूरे और अस्पष्ट टाइप के लगे। तो तब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। किसके पास? सरकार के पास माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो स्थापना की जाए, ऐसा सुझाव रखा। तो यही सलाहकार बोर्ड ने जो सुझाव रखा सरकार के पास, उसके अकॉर्डिंग 23 सितंबर 1952 ईस्वी में, ध्यान से समझिएगा डेट को, 23 सितंबर 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं, उसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो कि उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। आयोग के और भी अन्य सदस्य भी थे, जैसे अगर आप लिखना चाहें तो डॉक्टर के.एल. श्रीमाली थे, और के.जी. सैयदन थे, श्रीमती हंसा मेहता, जॉन क्राइट्स और श्री केनेथ रस्ट विलियम्स, ये और भी सदस्य आयोग के और भी सदस्य थे। अब जब आयोग के और सदस्यों की बात की जाए तो आयोग में सदस्यों की संख्या जो थी टोटल 10 थी सर, जिसमें से 8 भारतीय थे और 2 विदेशी सदस्य भी उसमें थे। किसमें? आयोग में, ठीक है। तो रिपोर्ट जो स्थापना कब की गई आयोग की? 23 सितंबर 1952। जब इसने रिपोर्ट जो सौंपी, वो रिपोर्ट कब सौंपी? 29 अगस्त 1953 ईस्वी को भारत सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपी, जो कि आयोग का जो प्रतिवेदन था 244 पृष्ठों का था, जिसमें 14 अध्याय थे। अब ध्यान से बात को समझिएगा, इस आयोग ने विभिन्न प्रांतों में जो है माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन किया, उसमें सुधार के लिए, सुझाव देने के लिए 2 अध्ययन प्रणालियों का
दो दो तरीके से अध्ययन किया, दो अध्ययन प्रणालियों को अपनाया, कहने का मतलब है। पहली जो अध्ययन प्रणाली थी सर जो इन्होंने अपनाया आयोग ने, वो अध्ययन प्रणाली क्या थी? इसकी प्रश्नावली को अपनाया। दूसरा साक्षात्कार को इन्होंने अपनाया। दो अध्ययन प्रणालियों को अपनाया। माध्यमिक शिक्षा के जो विभिन्न पहलू थे सर, उससे संबंधित विस्तृत एक क्वेश्चनायर तैयार की, एक प्रश्नावली तैयार की इन्होंने, और उसकी प्रतियां जो थी देश के विभिन्न भागों में, जो कि माध्यमिक शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, कुछ उच्च शिक्षाविद हो गए, उनके पास इन्होंने उस रिपोर्ट को भेजा। प्रश्नावलियों के और जो मत आए और जो सुझाव आए, उनका सांख्यिकी विवरण तैयार किया फिर इन्होंने। और जो दूसरी विधि थी उसमें क्या किया? पहली विधि में प्रश्नावली के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी विधि में क्या किया इन्होंने? जो दूसरी विधि थी उसमें दूसरी विधि क्या है? साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के लिए इन्होंने देश भर में भ्रमण किया, है ना। देश भर के जो शिक्षक और प्रधानाचार्यों से भेंट की, जहां संभव हो सका इन्होंने शिक्षाविदों से भेंट की और उनके विचारों को जाना। उनके विचार जानने के बाद सबको लेखबद्ध किया और ये दोनों की रिपोर्ट तैयार करी। और दोनों की रिपोर्ट को तैयार करने के बाद इन्होंने 29 अगस्त 1953 ईस्वी को सर इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स, अपनी जो रिकमेंडेशन थी, जो इनके सुझाव थे, जो दो विधियां अपनाई, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने सुझाव थे इनके, उन सुझावों को सरकार को प्रेषित किया। कब? 29 अगस्त 1953 ईस्वी में सरकार को अपने सुझाव इन्होंने भेजे। तो अब उन सुझावों को हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो इनके सुझावों की अगर हम बात करें तो सुझाव क्या क्या थे उनको समझते हैं हम पहले। सुझाव में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक पेज इसमें गायब जैसा लग रहा है मुझे। जो मेन पेज था इसका ये है। मेन पेज जो है हमारा, हाँ, मुदालियर आयोग से संबंधित तत्कालीन जो माध्यमिक, तो सबसे पहले तो हमने इसको, ये माध्यमिक शिक्षा में पहुंचने से पहले इसमें एक पेज गायब है। वो पेज दिख ही नहीं रहा है इसमें। जी, ये यहाँ चला गया है। ये प्रतिवेदन के बाद ये है वो पेज। तत्कालीन, सबसे पहले तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा में जो दोष थे, मुदालिर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सर्वप्रथम जो माध्यमिक शिक्षा में जो दोष थे ना, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। तो उन दोषों की सर हम बात करें तो उन दोषों में क्या क्या थे, फिर बाद में उनका निवारण के लिए सुझाव दिए। तो उन्होंने क्या दोष पाए? सभी प्रांतों में जो माध्यमिक शिक्षा है, ये दोष पाए उन्होंने, है ना। उनमें उन्होंने क्या क्या देखा कि जो भी ये पाठ्यक्रम है वो बड़ा अव्यावहारिक टाइप का पाठ्यक्रम है, वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पाया कि ये जो इनका पाठ्यक्रम है अव्यावहारिक है, व्यवहारिक नहीं है। तो जो बच्चों में जीवन के संबंध में, वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, ये उन्होंने पहले पाया। ठीक है। और साथ में छात्रों में सहयोग की और अनुशासन की, नेतृत्व आदि की गुणों की कमी है। वो किस कारण से है? क्योंकि जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उसमें क्या किया जा रहा है, उस समय की बात बता रहा हूं मैं, छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए केवल तैयार किया जा रहा था। ठीक है। तो इसलिए उसके अनुशासन हो गया, सहयोग हो गया, ऐसे गुणों की कमी पाई, ये उन्होंने दोष पाए। और बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है इस शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा की। और दूसरा, और शिक्षण विधियां बड़ी दोषपूर्ण पाई गई। और अगला, अंग्रेजी पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय बना हुआ था, वो भी लिखा हुआ है मैंने। अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम था उस समय अनिवार्य विषय बना हुआ था, जिससे ये भी एक दोष में पाया उन्होंने। और स्कूलों की कोई समय सारणी नहीं थी, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उचित मानदंड नहीं थे, ये उन्होंने दोष पाए। तो उसके बाद उन्होंने ये जब देखा, उसके बाद आयोग ने क्या किया? आयोग ने अपने सुझाव प्रेषित करे। तो उन सुझावों में पहले हम ये समझते हैं कि सुझाव किस तरीके से आयोग ने दिए अपने। ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए, किस शिक्षा की? माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं सर हम, क्योंकि हमारा जो आयोग है
माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। माध्यमिक शिक्षा के तो आयोग के जो सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा के बारे में, वो किन-किन पॉइंट्स को कंटेन करते हैं, पहले वो हम समझते हैं, उसके बाद उनको डिटेल में हम समझेंगे। पहले आप इनको पढ़िए, ये वीडियो को सुनिए, फिर बुक पढ़िए, है ना? बुक पढ़ने के बाद आप जब बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने के बाद फिर अपने नोट्स बनाइए। वो नोट्स को जितना छोटा कर सकते हैं, मैंने कोशिश की है छोटा करने की, आप और जितना छोटा कर सकते हैं और छोटा करके लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो सर हम समझते हैं आयोग के सुझाव। तो आयोग ने क्या सुझाव दिए? माध्यमिक शिक्षा जो है कि प्रशासन और वित्त संबंधी जो आयोग ने सुझाव दिए, उन्होंने कैसा प्रशासनिक ढांचा हो, माध्यमिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा कैसा हो, इसके बारे में सुझाव दिए उन्होंने। ठीक है, उसके बाद वित्त व्यवस्था कैसी हो, किसकी जो ये प्रशासन और वित्त संबंधी सुझाव थे, उसमें वित्त व्यवस्था कैसी हो, विद्यालयों की को मान्यता का जो विद्यालयों को मान्यता किस हिसाब से दी जाए, और विद्यालयों का निरीक्षण के लिए उन्होंने सुझाव दिया। फिर दूसरा जो सुझाव था, शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव दिए। दूसरा उन्होंने शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव की बात करी। तो शिक्षा, और उसके बाद जो बात करी उन्होंने शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव, फिर उद्देश्य, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, और उसमें व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें, शिक्षा के उद्देश्य की हम बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य में क्या क्या है? व्यक्तित्व का विकास की बात करी उन्होंने, व्यक्तित्व का विकास, और साथ में व्यावसायिक कुशलता, है ना? उद्देश्य, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें व्यावसायिक कुशलता को ध्यान में दिया उन्होंने। ठीक है, व्यक्तित्व विकास को, और लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास कैसे हो, इस बारे में उन्होंने सुझाव दिए। और भी कुछ रिकमेंडेशन है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर इसको हम ये और रिकमेंडेशन देखें। पाठ्य चर्चा संबंधी सुझाव दिए उन्होंने। पाठ्य चर्चा संबंधी सुझाव अभी पढ़ते हैं हम डिटेल में इनको। पाठ्य चर्चा संबंधी सुझाव, फिर शिक्षण विधियों के रिलेटेड सुझाव, किसकी? माध्यमिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। तो पाठ्य पुस्तक कैसी हो, इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिए। चरित्र निर्माण और अनुशासन के बारे में उन्होंने, बालक का चरित्र निर्माण के बारे में और अनुशासन, विद्यालय अनुशासन के बारे में उन्होंने सुझाव दिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुझाव दिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिए। उनकी नियुक्ति किस टाइप से हो, उनके वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव दिए। फिर अगला, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श के बारे में सुझाव दिए। छात्रों की परीक्षा के बारे में सुझाव, कैसे किस टाइप से परीक्षा होगी या कैसे लिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में उन्होंने सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा और धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में उन्होंने ये सारे सुझाव अपनी ओर से प्रेषित करे। तो अब हम समझते हैं सर इन सुझावों को डिटेल में। पहले हमने समझा कि उसकी जो पृष्ठभूमि क्या थी, और उसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले ताराचंद समिति थी। ताराचंद समिति के बाद फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट के बारे में हमने समझा। फिर कितने सदस्य संख्या थी ये समझा, और प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का था। प्रतिवेदन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। जो इसका प्रतिवेदन था, देखिए सर, जो प्रतिवेदन था इसका 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन था। जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई उसमें 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन था, जिसमें कितने अध्याय थे? 14 अध्याय थे। इसमें अध्याय कितने थे? 14 अध्याय थे। उस प्रतिवेदन में अध्याय कितने थे? 14 अध्याय थे। ठीक है, तो अब हम इनको सर डिटेल में समझते हैं। ये जो भी रिकमेंडेशन हमारे आयोग ने दी, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। ठीक है सर, आइए समझते हैं। ये इन्होंने सुझाव दिए, तो उन सुझावों को हम अब एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे सर। आइए समझते हैं। तो उन सुझावों को अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रशासन संबंधी सुझाव है। सबसे पहले आयोग ने जो सुझाव दिए, उसमें जी, ये ऊपर नीचे पता नहीं कैसे हो गया ये। माध्यमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था में हमने सेकंड नंबर में बात की थी ना। हाँ, ये है। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं। देखिए, आयोग के सुझावों में प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया उन्होंने। प्रत्येक प्रांत में, प्रांत किसके लिए?
माध्यमिक शिक्षा के लिए, हाँ, क्योंकि ये आयोग ही किसके लिए है, माध्यमिक शिक्षा के लिए। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाए, ये सुझाव दिया। जिन प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं, जहां पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है वहां पे उनका गठन किया जाए, ये बोला ना। जिन प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है वहां उसका गठन किया जाए। उसके पदेन अध्यक्ष कौन हो, शिक्षा निदेशक हो उसके पदेन अध्यक्ष। और शिक्षा पाठ्यक्रम, उसका कार्य क्या हो, शिक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण करना, स्कूलों को मान्यता देना और समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करना। समय समय पर क्या करना, स्कूलों का निरीक्षण करना, और निरीक्षण करने के बाद जो परीक्षाएं हैं परीक्षा लेना, और जो बच्चे पास हो गए उनको प्रमाण पत्र देना, ये इसका कार्य हो। ठीक है। और इसके जो शिक्षा, इसके जो पदेन अध्यक्ष हो शिक्षा निदेशक हो कहते हैं। तो शिक्षा निदेशक का पद जो हो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का हो, है ना। तो शिक्षा निदेशक जी काम क्या करेंगे, शिक्षा मंत्री को ये शिक्षा संबंधी सुझाव देंगे। शिक्षा निदेशक का कार्य क्या होगा, ये शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देंगे। इसलिए इनका पद ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। ऐसी ऐसी बात मतलब ऐसी रिकमेंडेशन हमारे आयोग ने यहाँ पे सरकार को दी। प्रत्येक प्रांत में, अगला देखो, प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना हर एक प्रांत में की जाए, ये उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन स्थापित हो। और जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उसके निर्देशन में ये काम करे, ये आयोग ने रिकमेंडेशन दी। आगे समझते हैं शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में सर प्रांत शिक्षा व्यवस्था प्रांतीय सरकारें जो हैं, शिक्षा व्यवस्था जो हो, शिक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो माध्यमिक शिक्षा में जो शिक्षा का जो पूर्ण उत्तरदायित्व हो वो प्रांतीय सरकारों का हो, और केंद्रीय सरकार क्या करे उसको शिक्षा में केंद्रीय सरकार उसके प्रसार के लिए, उन्नयन के लिए जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान करे। आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान करेगी कौन, केंद्रीय सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। अब माध्यमिक शिक्षा की वित्त की बात सेकंड आती है, माध्यमिक शिक्षा के वित्त की बात आती है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा की वित्त की व्यवस्था की बात आती है तो स्कूलों को क्या हो, वित्त में स्कूलों को जो दान दिया गया हो वो आयकर से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पे दिख नहीं रहा, छपा हुआ नहीं है, ध्यान से आप समझिएगा, आप लिख सकते हैं आयकर से मुक्त होना चाहिए। वो जो माध्यमिक शिक्षाओं को जो दान दिया जाएगा उससे, उसमें आयकर जैसे मैंने दान दिया तो उसमें जो सरकार जो आयकर लेती है वो ना ले। और माध्यमिक जो स्कूल हैं उनके लिए जो भूमि की जो व्यवस्था हो वो निशुल्क हो, भूमि की जो व्यवस्था हो, जो भूमि मिले वो निशुल्क मिले। ठीक है। स्कूल सामग्री जो खरीदी गई स्कूल सामग्री है वो कस्टम ड्यूटी से मुक्त हो, कस्टम मुक्त मतलब कस्टम ड्यूटी ना लगे उसमें। और जो तकनीकी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके लिए उद्योगों पर कर लगाने का रिकमेंडेशन आयोग ने दिया। माध्यमिक शिक्षा में जो वित्त की व्यवस्था है ये आयोग ने इन सारे के बारे में बात करी। मतलब स्कूल में जो दिया गया दान स्कूल को दिया जाए तो आयकर से मुक्त होना चाहिए, भूमि व्यवस्था निशुल्क हो, स्कूल सामग्री कस्टम ड्यूटी से मुक्त हो, मतलब जो खरीदी गई सामग्री है वो कस्टम ड्यूटी से मुक्त हो। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योग, जो तकनीकी शिक्षा है उसके लिए जो उद्योग खुले होंगे वहां उन पर कर लगाया जाए जिसका खर्चा तकनीकी शिक्षा में किया जाए। अब विद्यालय निरीक्षण हेतु निरीक्षक नियुक्त किए जाएं, और निरीक्षक कौन हो, अनुभवी प्राध्यापक हो और प्रधानाचार्य। जो माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य हैं वो विद्यालयी शिक्षा निरीक्षण के शिक्षक जो निरीक्षक नियुक्त होंगे वो कौन हो, प्रधानाचार्य हो महाविद्यालय, वो सॉरी प्रधानाचार्य हो किसके, माध्यमिक विद्यालय के, और अनुभवी प्राध्यापक हो। अब माध्यमिक शिक्षा में प्राथमिक कॉमा जूनियर बेसिक जो प्राथमिक और जूनियर बेसिक है उसमें क्या हो, माध्यमिक की शिक्षा प्राथमिक और जूनियर बेसिक के बाद उसकी शिक्षा प्राप्त की जाए, मतलब उसको चलाया जाए। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा जो हो जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद शुरू की जाए। साथ में जो यह शिक्षा जो हो सर 11 से 17 आयु वर्ष की अवधि के जो बच्चे हैं
जो बच्चे हैं उनके लिए 7 वर्ष की अवधि की हो। जो 11 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए इसकी अवधि कितनी हो, 7 वर्ष की हो। आगे देखिएगा आप, यह 2 भागों में विभाजित थी। एक तो 3 वर्षीय माध्यमिक जिसे सीनियर बेसिक कहा गया, और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाए, ये आयोग ने अपना सुझाव दिया सरकार को। फिर आयोग ने एक बड़ा विचित्र टाइप का सुझाव दिया था इसमें। वो क्या दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट को समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि इंटरमीडिएट को समाप्त कर देना चाहिए, 11वीं जो हो माध्यमिक में आ जाए और 12वीं को डिग्री कोर्स के साथ ऐड कर दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन आयोग ने दिया। ठीक है, ये आयोग का रिकमेंडेशन है कि ये भी था। फिर क्या होगा, इससे क्या होगा कि माध्यमिक कक्षा 11 तक हो जाएगी और डिग्री कोर्स जो होगा 3 वर्ष का हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन आयोग ने सरकार को दी। आगे देखिएगा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं, मल्टीपर्पज स्कूल खोले जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने के लिए किसने सुझाव दिए। तो इन स्कूलों में क्या होता था, इन स्कूलों में क्या होगा कहते हैं वो, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। जैसे सामान्य शिक्षा के साथ उसमें व्यवसायों की शिक्षा दी जाएगी, जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, चमड़े का काम, लकड़ी के काम की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्कूलों से, जिससे कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे को रोजगार भी मिल पाए, इसलिए उन्होंने बहुउद्देशीय स्कूल की परिकल्पना को जन्म दिया। ठीक है, आयोग ने मतलब रिकमेंडेशन दी। आयोग के अनुसार बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक स्कूल खोले जाएं। बड़े शहर जो हैं उनमें पॉलिटेक्निक स्कूल स्थापित करने के लिए आयोग ने सुझाव दिया। ठीक है, बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक जो स्कूल हैं उनको खोला जाए। और उन्होंने, आयोग ने ये भी कहा कि पब्लिक स्कूल जो चल रहे हैं उनको चलते रहने दिया जाए, और धीरे धीरे इनको जो सरकार द्वारा सहायता मिलती है उसको बंद कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए। मैंने यहाँ पे लिखा है आर्थिक सहायता को कम किया जाए, लेकिन बाद में इन्होंने आर्थिक सहायता को बंद कर दिया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन दी। ठीक है, योग्य छात्रों को, इन स्कूलों में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ये भी आयोग ने सजेशन दिया अपना, मतलब ये रिकमेंडेशन आयोग ने करी। आयोग ने आवासीय स्कूल खोलने की बात करी। आवासीय स्कूल में आवासीय जो स्कूल है प्रातः 8 बजे उनका समय हो और शाम को 6 बजे वो बंद हो जाए, और वहां पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए, ऐसा आयोग का रिकमेंडेशन था। उन स्कूल में क्या किया जाए, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए, ये आयोग का रिकमेंडेशन था। आगे समझते हैं आयोग ने किस बारे में बात करी, उसको समझते हैं। देखिए सर, बाह्य परीक्षाएं कम हो, मतलब बाह्य परीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए, माध्यमिक की समाप्ति के बाद ही बाह्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, यह आयोग ने अपने सुझाव दिए। निबंधात्मक जो परीक्षा है उसमें सुधार किए जाएं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट का प्रयोग किया जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव जो निबंधात्मक की जगह पे ऑब्जेक्टिव की बात करी उन्होंने बात करी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो उनका भी प्रयोग शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में किया जाए, ऐसा सुझाव दिया। मूल्यांकन क्या हो, बाह्य ही ना हो, बाह्य के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन भी बच्चों का किया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन आयोग ने दी। ठीक है, आयोग ने छात्रों की प्रगति के लिए और संचयी अभिलेख बनाने की बात कही। ठीक है, छात्रों की जो प्रगति का ब्यौरा है उसमें क्या होगा, छात्रों की जो प्रगति है उसके लिए ब्यौरा बनाया जाए, जो जिसमें जो सांख्यिकी ब्यौरा होता है ना, संचयी अभिलेख, जिसको क्या कहा जाता है, संचयी अभिलेख, ये बनाने की बात आयोग ने करी। ठीक है सर, जी सर। क्या आयोग ने ये जो छात्रों के मूल्यांकन की बात बता रहा था ना मैं, छात्रों के प्रगति के ब्यौरा रखने के लिए संचयी अभिलेख बनाने की बात आयोग ने की। मूल्यांकन का जो मूल्यांकन जो हो, ये जो बच्चे का परिणाम मिले वो परसेंटेज में ना होकर ग्रेड सिस्टम में हो, जो जैसा कि आप समझ जानते ही हैं अभी भी ग्रेड सिस्टम प्रणाली चलती है। ग्रेड सिस्टम प्रणाली में परसेंटेज की जगह पे आप जैसे हाई स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनके, आपने उनकी मार्कशीट देखी होगी, तो उस मार्कशीट में A1 A2 A3
इस तरीके से ग्रेड लिखे रहते हैं ना, तो इन्होंने पंचपद प्रणाली की, पंचपद श्रेणी की बात कही। 5 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल का मतलब क्या हुआ, जैसे ए बी सी डी ई, परसेंटेज से मुक्त किया जाए परीक्षा को कहा। परसेंटेज में ऐसा होता है जिसकी किसी की 99.9 आ गई परसेंटेज, ऐसी तो इस टाइप की परसेंटेज आ गई, तो वो बच्चों में एक इससे क्या होता है, हीन भावना का भी प्रचार होता है। तो तब उन्होंने उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि आप क्या करें कि ये परसेंटेज वाला जो सिस्टम है, इसमें क्या करें, परसेंटेज ना होकर 5 पॉइंट स्केल को मूल्यांकन में अपनाया जाए, ये रिकमेंडेशन आयोग ने दी। ठीक है, आगे बात करते हैं, आयोग ने आगे क्या रिकमेंडेशन दी उसको समझने की कोशिश करते हैं। वाही परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र, जो कि सीबीएसई में कंपार्टमेंट व्यवस्था चलती है सर, सीबीएसई में कंपार्टमेंट व्यवस्था पहले से चली आ रही है, तो इसी तरीके से जो कंपार्टमेंट प्रणाली है, इसको भी कंपार्टमेंट, बच्चों के लिए कंपार्टमेंट की व्यवस्था की जाए, ये भी आयोग ने रिकमेंडेशन दी। ठीक है, ये रिकमेंडेशन भी किसने दी, आयोग ने दी। स- समविभागीय परीक्षा, जिसको कंपार्टमेंट, एक विषय में बच्चा जब फेल हो जाए ना, तो उसको कंपार्टमेंट देके पास पास हो जाता है वो, तो ये सुझाव भी आयोग ने उस समय दे दिया था। अगला देखिए, बालिकाओं को किसी भी प्रकार की शिक्षा, मतलब बालिकाएं जैसे बालक हैं, उसी तरीके से बालिकाओं की शिक्षा के बारे में भी आयोग बोलता है कि बालिका हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती है। बालकों की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए, इस टाइप का रिकमेंडेशन आयोग ने दिया। और बालिका विद्यालय खोले जाएं, और जहां आवश्यक ना हो, मतलब जहां पे खोलने की सुविधा प्राप्त ना हो, आवासीय विद्यालय न खोले जा सकते हो, तो वहां पे बालक और बालिका माध्यमिक में ही सहशिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मतलब वहां पे क्या किया जाए, सहशिक्षा की स्वीकृति, को एजुकेशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, यह आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था। आगे देखिए सर, माध्यमिक विद्यालय में धार्मिक नैतिक शिक्षा अनिवार्य नहीं नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि उच्च शिक्षा के लिए जो राधा कृष्णन आयोग था, उसमें धार्मिक शिक्षा को उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च सब के लिए अनिवार्य माना था। तो ये बोलते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में धार्मिक और नैतिक शिक्षा जो है अनिवार्य नहीं है, और अगर पेरेंट्स जो होते हैं अगर आज्ञा देते हैं, तो इसके स्कूल प्रारंभ होने से पहले या स्कूल बंद होने के बाद ये शिक्षा दी जा सकती है, और वो भी कैसी है, ऐच्छिक है। ऐच्छिक होने का मतलब जब अ, घर वाले रिकमेंड करेंगे तब की बात ये बोलते हैं। अगला देखिए सर, आयोग ने और क्या रिकमेंडेशन दी। छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास हो, व्यवसायिक कुशलता और व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व शक्ति इन सब का विकास हो, ये क्या है, अनुशासन संबंधी आयोग के सुझाव हैं। अनुशासन कैसा हो, उसके सुझाव भी आयोग ने दिए थे। अनुशासन संबंधी सुझाव क्या है, ये सारे अनुशासन संबंधी सुझाव हैं आयोग के। छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व निर्माण, और अगला क्या हो, नेतृत्व शक्ति का विकास हो बच्चे में। और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर, बेसिक ध्यान दीजिएगा, आयोग का क्या कहना था कि जो आयोग की दृष्टि में क्या था कि माध्यमिक शिक्षा अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। ठीक है, तो मतलब आयोग का कहना ये था कि शिक्षा जो है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद देश में लगभग 70% छात्र वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद। तो वो ये रिकमेंडेशन देता है कि इस स्तर की जो ऐसी व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें क्या हो, जिसे प्राप्त करने के बाद जो छात्र हो, उसमें 70% छात्र ऐसे हों जो 70% ऐसी व्यावसायिक शिक्षा हो इसमें कि 70% छात्र जो हैं अपनी जीविका कमा सकें, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, और बचे हुए 30% छात्र जो हैं, मेधावी छात्र जो हैं, उनमें श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो, ऐसा आयोग अपनी रिकमेंडेशन में, आयोग की ऐसी, मतलब ऐसी रिकमेंडेशन आयोग ने दी। अब आयोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात ये करी, विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। आयोग के अनुसार जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की
विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं विकलांग बच्चों के लिए, ये ऐसा आयोग का सुझाव था। ठीक है, आवासीय विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया था, 8 बजे से शाम के 6 बजे तक रहें। और बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। लिखा है देखो, बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं, जहां संभव ना हो तो वहां सह शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा आयोग का कहना था। अब देखिए सर, उच्च माध्यमिक स्तर 7 वर्ग हैं, उच्च माध्यमिक स्तर के 7 वर्ग आयोग ने बताए। उनमें से वो 7 वर्ग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि वो 7 स्तर जो हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें मानव शास्त्र है, विज्ञान है, तकनीकी है, वाणिज्य है, कृषि है, ललित कला है, गृह विज्ञान, केवल गृह विज्ञान जो हो केवल लड़कियों के लिए हो। ये 7 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, उच्च माध्यमिक स्तर के 7 वर्गों में आयोग ने इसको डिवाइड किया। आगे समझते हैं सर, देखिए माध्यमिक स्कूलों में 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। शिक्षकों की बात जो आयोग करता है कि माध्यमिक स्कूलों में 2 प्रकार के शिक्षक हों। वो कौन कौन से? निम्न माध्यमिक जो स्कूल के शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण 2 वर्ष का उनका प्रशिक्षण हो, और उच्च माध्यमिक में वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो जो निम्न माध्यमिक में जो शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का हो, और उच्च माध्यमिक में अभी उनका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का रखा जाए, बाद में आगे चलकर उनका प्रशिक्षण काल भी 2 वर्ष का कर दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन आयोग के द्वारा दिया गया। विद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन अवकाश मिले। ध्यान दीजिएगा, आयोग ने इतनी बढ़िया रिकमेंडेशन दी कि जो शिक्षक प्रशिक्षण में जाएगा तो उसको अवकाश मिले, तो पूर्ण वैतनिक अवकाश हो, अवकाश में उसका वेतन ना कटे, ऐसी आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी। आगे देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय हों और महाविद्यालयों में अभिनव पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाएं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए, ऐसा आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि शिक्षकों के जो प्रशिक्षण होंगे रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाएं, समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, ऐसा आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में बोला। एमएड में प्रवेश जो हो बालक को बीएड प्लस कम से कम 3 वर्ष के शिक्षण के पश्चात ही एमएड में प्रवेश दिया जाए, ये आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में बोला। प्रथम नियुक्ति शिक्षक, जो प्रथम नियुक्ति हो शिक्षक की, उसमें जो परीक्षण काल होता है उसको 1 वर्ष करने की सलाह दी आयोग ने, और उसको 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा आयोग का विचार था। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। शिक्षकों के बारे में जो रिकमेंडेशन थी, एक विशेष समिति का आयोजन मतलब गठित हो, वो क्या करे, समान कार्य के लिए समान वेतन शिक्षकों को मिले, मतलब जो समान जिसकी स्नातक किसी की एजुकेशन है, उसका स्नातक वाले जितने भी हों, समान कार्य कर रहे हों तो समान वेतन मिले। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर किसी लेवल की स्नातक है तो उनको समान वेतन प्राप्त हो, ऐसा आयोग का रिकमेंडेशन था। प्रधानाचार्य जो है उनको उच्च वेतन मिले, ऐसी रिकमेंडेशन आयोग ने दी। शिक्षकों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोविडेंट फंड कॉमा बीमा कॉमा पेंशन, पेंशन पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, ये 3 चीजें, प्रोविडेंट फंड, बीमा कॉमा पेंशन की व्यवस्था इनके लिए किए जाएं। पूर्णकालिक प्रशिक्षण, ये मैं पहले भी बताया चुका हूँ आपको, रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाएं। शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक की शिक्षा जो हो निशुल्क प्रदान की जाए, ऐसा आयोग ने रिकमेंडेशन अपने उसमें दिया। आगे आयोग की रिकमेंडेशन में सर देखिएगा, शिक्षकों को निशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाए, और आर्बिट्रेशन बोर्ड, जो शिक्षकों की कठिनाइयां हैं उनके झगड़ों के निपटारा करने के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड की स्थापना की जाए, ये रिकमेंडेशन भी आयोग ने दी। जो योग्य और स्वस्थ शिक्षक हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है 58 से 60 वर्ष कर दी जाए, ये आयोग ने रिकमेंडेशन दी। और प्राइवेट ट्यूशन बंद करना चाहिए, ऐसी आयोग की रिकमेंडेशन थी। और छात्रों के बारे में देखिए, किसी स्कूल में छात्र संख्या क्या हो, 500 से 750 के बीच होनी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हैं इसमें मैक्सिमम छात्र 750 तक हो सकते हैं,
वहां पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए। एक सत्र में 200 कार्य दिवस की बात आयोग ने की थी, जबकि आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हम राधा कृष्णन आयोग पढ़ते हैं तो वहां पे एक सत्र में 180 कार्य दिवस होने चाहिए परीक्षा काल को छोड़ के, ऐसी बात बोली। प्रति सप्ताह जो 35 घंटे का कार्य शिक्षक को करना पड़ेगा, 35 घंटे कार्य प्रति सप्ताह, ये बोला माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है। सप्ताह में एक दिन मध्याह्न अवकाश के बाद सहपाठीचारी क्रियाएं आयोग स्कूल में होनी चाहिए, ये आयोग की रिकमेंडेशन थी। 2 माह का ग्रीष्म अवकाश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। 2 माह का ग्रीष्म अवकाश ऑब्लिक शीत अवकाश, जो भी होगा, ग्रीष्म अवकाश हो तो ग्रीष्म अवकाश, शीतकालीन अवकाश हो तो शीतकालीन, दोनों एक साथ नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा छुट्टियां होती हैं। जैसे आप देखते हैं जो परिस्थितियां हैं, जैसे पहाड़ के स्कूल हैं वहां कुछ और होता है, और जो मैदानी स्कूल है वहां पे छुट्टियों का कुछ और ही सिस्टम होता है। तो ये बोलते हैं कि 2 माह का ग्रीष्मावकाश या ऑब्लिक शीत अवकाश, शीतकालीन अवकाश दिया जाए शिक्षकों को, और 10-10 दिन के अवकाश मिले इस तरीके से, और ये सारे सरकारी अवकाश हों, और कुल अवकाश 160 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोग की रिकमेंडेशन क्या थी कि कुल अवकाश जो है 160 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए, ये रिकमेंडेशन आयोग ने दी। सभी प्रांतों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना और स्कूली छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो, और फिर बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए उनका। ठीक है। और सामान्य रोग जो है उनके इलाज के लिए निशुल्क व्यवस्था की जाए। बच्चों के सामान्य रोग जो बच्चों को होते हैं उनका इलाज जो हो निशुल्क किया जाए, ऐसा आयोग का सुझाव था। ये आयोग ने सुझाव दिए। इसमें कुछ सुझाव और भी हैं, उनको हम वन लाइनर, इन्हीं में से क्वेश्चन बना के वन लाइनर के फॉर्म में हम करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें अगले लेक्चर में मैं वन लाइनर फॉर्म में अगर कोई चीज छूट गई है तो उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। मुदालिर आयोग को आप इसको पढ़िए पहले, फिर अपने नोट्स बनाइए, तब जाके पढ़ने के बाद बुक मैंने बताई आपको, ये रमन बिहारी लाल की बुक से आप पढ़ सकते हैं, उसी के ये नोट्स हैं। मैंने इसको कंसाइज वे में बनाने की कोशिश की है। आप और छोटा कर सकते हैं तो और छोटा कीजिए, और पढ़ते रहिए लगातार, और फिर अपने नोट्स खुद बनाइए सर। माध्यमिक शिक्षा आयोग और मुदालिर आयोग के बारे में हमने इसमें समझा था। अब लास्ट में ये जो इससे पहले जो हमने आयोग पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, आपने अगर वो आयोग को पढ़ लिया है तो बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप उस आयोग को पूरा देख सकते हैं। उस आयोग में जितना मटेरियल मैंने डाला है उससे बाहर कुछ आपके एग्जाम में बनेगा नहीं। सारी चीजें आप 2 बार 3 बार 4 बार पहले उसको सुनिए, उसके बाद खुद नोट्स बनाइए सर। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी, और रिपोर्ट उसने 1949 ईस्वी में दी। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई 1953 में, और स्वायत्त संस्था इसको कब बनाया गया? 1956 में इसको स्वायत्त संस्था का दर्जा दे दिया गया था। संवर्ती सूची में शिक्षा को कब रखा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने दिया सर? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। देखो किसने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो सर हमने आज क्या सीखा? ये जो मुदालिर आयोग है, मुदालिर आयोग के बारे में, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में समझने की कोशिश की। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके वो भी बताने की कोशिश कीजिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जितनी हेल्प आपको मिल सकती है वो हेल्प यहाँ से लेने की कोशिश आप कर सकते हैं सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।